इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से राजीव शुक्ला और बीजेपी की तरफ से प्रभात झा। राजीव जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आज कांग्रेस के दफ्तर के बाहर एक नारा लग रहा था कि प्रियंका गांधी लाओ। जब यह तय हो चुका है, यह स्पष्ट हो चुका है कि राहुल गांधी के पास संभवतः वो करिश्मा नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी को लीड कर सकें, तो क्या प्रियंका जी के पार्टी में आने का, सक्रिय सियासत में आने का रास्ता साफ नहीं होना चाहिए? पार्टी का वजूद इस बात पे नहीं टिका हुआ, आपको लगता है? देखिए, कुछ लोग वहां पे नारे लगा रहे थे, तख्तियां लिए हुए थे कांग्रेस दफ्तर के बारे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बात जो है, पहले भी लोगों ने प्रियंका जी के लिए बात उठाई है, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ये चीज गांधी परिवार पे छोड़नी चाहिए कि कौन आता है कौन नहीं आता है, किसको राजनीति में रखते किसको राजनीति में नहीं रखते। ये सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल गांधी आपस में बैठ के तय करते हैं और उनका अपना निर्णय होता है। किसी को कोई जबरदस्ती पॉलिटिक्स में नहीं ला सकता, तो वो जो है उनका अपना निर्णय होगा। नहीं राजीव जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को भी किसी ने जबरदस्ती पॉलिटिक्स में ला दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है राजीव जी कि राहुल गांधी के जो तेवर रहते हैं चुनावों के दौरान, उन्हें भी जबरदस्ती कोई पॉलिटिक्स में ले आया। इतने डिटैच्ड, मुझे याद है मैंने एक वीडियो देखा था, उस रैली में आप भी मौजूद थे। राहुल गांधी वहां के स्थानीय उम्मीदवार का नाम भूल गए, इतने डिटैच्ड हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो हैंड्स ऑन दिखाई देते हैं, प्रोएक्टिव दिखाई देते हैं। आपको नहीं लग रहा कि यह सवाल पार्टी के वजूद से जुड़ा हुआ है और आप उसे टाल रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कौन राजनीति में आता कौन नहीं आता, ये स्वयं का डिसीजन होता है। ये प्रियंका जी का अपना डिसीजन होगा, सोनिया जी, राहुल जी का डिसीजन होगा। ये एक बात समझ लीजिए, गांधी परिवार में तीनों सदस्य आपस में बैठ के कोई निर्णय करते हैं और उनका अपना निर्णय है, इसलिए उसमें हम लोगों के कोई दखल देने की या टीका टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। रही बात ये कि किसी कैंडिडेट का नाम भूल गए जो आप बात कहते हैं, तो वो जो है कोई ऐसी खास बात नहीं है। कई बार जब आप कंपेन करते हैं तो कैंडिडेट्स तमाम होते, तो किसी कैंडिडेट का कुछ उच्चारण गलत हो जाता है, उसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि वो डिटैच्ड है। ऐसा मेरे साथ तमाम पैनलिस्ट भी, मगर प्रभात झा से एक सवाल पूछना चाहूंगा। प्रभात झा, मैं जानता हूं इस वक्त आप इसे बीजेपी की लहर के तौर पर देख रहे हैं, मगर यह तो आप भी मानेंगे कि महाराष्ट्र में एक गलती हो गई। आपने उम्मीद की थी कि आप अपने दम पर कर देंगे, क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर रख के, मगर आपको नहीं लग रहा इस मोदी लहर की कहीं ना कहीं एक फीकी पड़ गई है महाराष्ट्र के जनादेश में, क्योंकि आप अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रहे हैं? प्रभात झा। अभिसार जी, अगर आप ये नहीं कहेंगे तो आप पत्रकार नहीं कहलाएंगे। कुछ उपचुनाव में जब हम नहीं जीत पाए थे तो आपने कहा था कि मोदी लहर पंचर हो गई। अब हम 2.5 गुना सीट जीत रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि मोदी लहर कहीं कम तो नहीं पड़ गई। ये स्वाभाविक है, ये पत्रकारिता का धर्म है और उसे मैं स्वीकार करता हूं। मैं भी कभी रहा था तो मैं भी ऐसा ही करता था। लेकिन एक बात सोचने की है कि यहां पर देखिए राजनीतिक परिस्थितियां क्या बदली है। इसके बावजूद कि हमने गठबंधन, जिन परिस्थितियों में हम मुक्त हुए, गठबंधन से अलग हुए, उसके बाद भी हमने स्टैंड किया। और ये वही पार्टी कर सकती है जिसके पास कार्यकर्ता हो, समर्थन हो, नेता हो, नीति हो, सिद्धांत हो, विकास की गाथा हो, ये वही कर सकता है। नहीं, और इसलिए आपको तालमेल बिठाना होगा, एक व्यक्ति के करिश्मे और गठबंधन की हकीकत में एक तालमेल बिठाना पड़ेगा। मेरे साथ और भी लोग हैं, अशोक वानखेड़े। झा साहब, ये सवाल पत्रकारिता के हिसाब से नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। 27 प्रधानमंत्री की सभाएं, 20 सभाएं अध्यक्ष की और 750 रैलीज, सारे प्रदेशों के आसपास के प्रदेशों के कार्यकर्ता महाराष्ट्र में झोंक दिया आपने। इसके बावजूद भी आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ये कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी लहर, मोदी इम्पैक्ट जरूर है लेकिन मोदी लहर नहीं दिख रही है। जिस मोदी ने कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक 283 सीटें लोकसभा में ली, वो मोदी कहाँ गए? वो क्यों नहीं 240, 140, 145 सीटें ले पा रहे महाराष्ट्र में? ये सवाल है। देखिए अशोक जी, आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मोदी इंपैक्ट दिख रहा है और लहर भी आने वाले दिनों में और दिखेगा, आपकी भावना को ठेस नहीं पहुंचेगी। चलिए अगला सवाल राजीव शुक्ला से। एक मिनट। मुंबई के भाई खला से ऑल इंडिया MIM के एडवोकेट वारिस यूसुफ पठान जीते। यूसुफ पठान जीत गए। सवाल रशीद किदवई आपका।
जी राजीव शुक्ला जी, ये कांग्रेस में राहुल गांधी काफी दिनों से जो है इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जो कांग्रेस जन की जो भावना है, फीलिंग्स है उनकी लीडरशिप को लेके, क्या उसका कुछ उन्हें ध्यान नहीं आता? वो भी तो एक उस इनर पार्टी डेमोक्रेसी के उसमें आती है। नहीं, निश्चित रूप से वो पार्टी की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, इसीलिए इतनी मेहनत करते हैं, सब जगह सक्रिय रहते हैं। चुनाव परिणाम अपनी जगह होती है, एक परिस्थिति है। 10 साल हरियाणा में सरकार थी, 15 साल महाराष्ट्र में सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से हमारे यहाँ पे, लेकिन उसके लिए हमको ठिकरा इसका ये जिम्मेदारी राहुल गांधी। राजीव शुक्ला हमारे साथ बने हुए। एक सवाल यहाँ पर आपसे किया जा रहा था कि कम से कम राहुल गांधी की तो अपनी जवाबदेही है पार्टी को लेकर, आप कब तक उन्हें किड्स ग्लव से हैंडल करते रहेंगे राजीव जी? नहीं, उनकी जवाबदारी इसमें बनती नहीं है। जवाबदारी राज्य नेतृत्व की है, राज्य के संगठन की है, और जो हमारे नेता वहां पे सक्रिय थे उन लोगों की है। उनको इसमें घसीटने का कोई मतलब ही नहीं है। तो राहुल गांधी फिर कहां जिम्मेदारी लेंगे? चलिए और सवाल लेते हैं हम लोग। राजीव, मैं शंकर अय्यर बोल रहा हूं। 1966 में 66 में आपके हाथ से, 67 में आपके हाथ से तमिलनाडु गई, 77 में आपके हाथ से वेस्ट बंगाल गई, 89 में आपके हाथ से यूपी गई, 1990 में आपके हाथ से बिहार गई, 2000 में आपके हाथ से उड़ीसा गई। जिन राज्यों में से आपकी अस्तित्व मिट गई, वहां तो आपका रिकवरी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर नए नए राज्यों में अब जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आप 10 साल से बाहर हैं, तो आपकी पार्टी में सोच क्या है कि अगला गलती करेगा तब आप वापस आएंगे, कि कोई लीडरशिप के आइडियाज पर आपके यहाँ पर कोई सोच विचार होता है? मुझे याद है कि जो 2014 के जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद में सॉरी 2014 के रिजल्ट्स के बाद में एक बात कही थी कि कमेटी बनेगी। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है कि जहां पे भाजपा आई हो और वहां हम ना पा रहे हो। तो इसलिए जो है हम जहां जहां बीजेपी है उन राज्यों पे फोकस करेंगे और वहां पर निश्चित रूप से वापसी की कोशिश करेंगे। राजीव, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वहां पर भी एंटी इनकम्बेंसी है, बीजेपी नहीं है। गुजरात, छत्तीसगढ़, चलिए मुझे ऐसा लग रहा है राजीव जी आप इन सवालों का जवाब देने के मूड में नहीं है। हरियाणा में मैं आपसे सीधा सवाल करता हूं, क्या जमीन घोटालों में और वाड्रा जमीन से जुड़े जो तमाम मामले थे, क्या उसने आपको हरियाणा में इतनी जबरदस्त हार का सामना आपको करना पड़ा? नहीं, हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा से कोई मतलब नहीं। रॉबर्ट वाड्रा को सुप्रीम कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल चुकी है, हाई कोर्ट के भी फैसले आ चुके हैं। उनका कोई किसी के जमीन विवाद से कोई मतलब ही नहीं है। वो बिल्कुल जो है उसमें कहीं गैर कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि कोई मुद्दा थे चुनाव में और उनकी वजह से हार हुई है, उसका कोई लेना था नहीं। 10 साल से सरकार थी, इस वजह से हार हुई। शकील अहमद साहब ने भी जैसा कि फरमाया, वह हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। बड़े बड़े नेता देवीलाल जैसों की सरकार वहां पे बदल गई और बंसीलाल की भी सरकार बदल गई थी। वो तो 10 साल हुड्डा जी ने चलाई और हुड्डा जी ने बहुत विकास किया। वहां विकास का जितना काम हुड्डा जी के जमाने में हुआ है वो आप उसका कंपेरिजन किसी से नहीं कर सकते। इसलिए जो है वहां पे एक ये इत्तेफाक है कि 10 साल बाद लोग बदलाव चाहते थे और उन्होंने बीजेपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दी है। और बीजेपी का चलिए मैं बात समझ आऊं। प्रभात जी, तैयारी क्या आपको लगता है कि वाड्रा जमीन मामले में की वजह से आपको एक एडवांटेज मिला हरियाणा में? देखिए, आप कांग्रेस से कोई भी सवाल करेंगे तो किसी भी घोटाले के बारे में वो स्वीकार नहीं करेंगे, किसी भी गड़बड़ के बारे में स्वीकार नहीं करेंगे। उनका दावा होगा कि सब कुछ सही था, भले ही सब लोग जेल में चले जाएं। राजनीति में लाभ तो निश्चित तौर पर मिलता है और वो गलत है, और उसके मामले को आगे देखा जाएगा, उसकी जांच फिर से की जाएगी। कहां से एक अधिकारी कहता है टिप्पणी करके कि ये गलत दिया गया इसका परमिशन, दूसरा आता है उससे हुड्डा जी सही करवा देते हैं। कैसे सही माना जाएगा? एकदम गलत है और उसकी जांच होगी, होनी भी चाहिए। हालांकि राजस्थान में हमें वैसी सूरत दिखाई नहीं दी। अगला सवाल।
राजू शुक्ला जी, ये मैं अशोक वानखड़े बोल रहा हूँ। आपसे सवाल है, आप बोल रहे हैं कि आपके यहाँ पार्टी में इंटर डेमोक्रेसी है, लगातार हुड्डा के खिलाफ बगावत होती रही, लोग पार्टियां छोड़ के चले गए, तो भी आपके केंद्रीय नेतृत्व ने उसको नजरअंदाज किया। आप महाराष्ट्र से राज्यसभा में हैं, महाराष्ट्र में नॉन परफॉर्मेंस के नाम पे लगातार डेलीगेशंस आते रहे, पृथ्वीराज के खिलाफ लोगों से बोलते रहे, नारायण राणे ये तक बोल के गए कि यदि इसी मुख्यमंत्री के अंडर काम किया तो हम चुनाव हार जाएंगे, उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था, आखिर वो चुनाव हार भी गए। इसके बावजूद ये सारी बातें आपके केंद्रीय नेतृत्व को क्यों नहीं समझ में आती? देखिए, पहले तो मैं जो प्रभात जी ने कहा, हमारे मित्र ने, उनकी मैं उसका जवाब देता हूं कि आप ये बताइए, किसी भी चीज का, किसी भी अगर कोई आरोप लगता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? कोर्ट होता है। अगर लोअर कोर्ट का भी कोई जजमेंट बीजेपी के किसी नेता के बारे में आ जाए तो उस पर कोर्ट की दुहाई पार्लियामेंट तक की स्पीचेज में दी जाती कि साहब कोर्ट ने उसमें क्लीन चिट दे दिया। यहाँ रॉबर्ट वड्रा के मामले में सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका, हाई कोर्ट से दो हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों बोल चुके, और इसके बावजूद भी उसमें नहीं साहब, वो तो घोटाला है और वो तो गड़बड़ी है। और जो है, और किसी के बारे में लोअर कोर्ट भी कह देते उसको सही मान लेते हैं कि नहीं जी वो तो सही है, लोअर कोर्ट ने दे दिया, इसलिए ये तो ये जवाब हुआ। रही बात जो दूसरी है कि हुड्डा जी के बारे में और उनके बारे में, आप ये बताइए कि हरियाणा में हुड्डा जी से कद का बड़ा कोई दूसरा नेता नहीं था, और अभी भी उनका एक प्रभाव था हर जगह। हुड्डा के बारे में ना कोई आरोप है, ना कोई इस तरह की कोई कभी बात कहता, इसलिए हुड्डा जी को बदलने को उस समय कोई प्रश्न नहीं था। जहां तक पृथ्वीराज चौहान का प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान की साफ सुथरी छवि थी।